आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ हालात वाक़ात सियासत। लेकिन आज का मुद्दा, हम एक और मुद्दे को लेकर उठे हैं। ये मुद्दा जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का है, विकास का है। और विकास की तामीर और तरक्की में 5 अगस्त 2019 के बाद सरकार के बड़े बड़े दावे हैं। सरकार का एक दावा ये भी है कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसमें से बड़ी कामयाबियां हासिल उससे हो रही हैं। कल ही जम्मू कश्मीर सरकार के तर्जुमान ने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस बयान के जरिए बताया कि 66,000 करोड़ 66,000 करोड़ रुपए की जम्मू कश्मीर में निजकारी या इंडस्ट्रियल जो सेक्टर की डेवलपमेंट है उसके हवाले से तजावीज़ जो हैं, जो प्रपोजल्स हैं, वो जम्मू कश्मीर की सरकार को मिले हैं। और ये जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार का एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या सनअती इनकलाब हम कह सकते हैं। और पिछले 1 साल के दौरान जब से जम्मू कश्मीर में सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी तरतीब दी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ की बात की है, सरकार का दावा है कि 455 सनअती यूनिट 455 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने बाज़ाब्ता तौर पे काम करना शुरू किया है। सरकार कहती है कि कॉपरेटिव सेक्टर से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक नई दिशा, नई मंजिल देके जम्मू कश्मीर में एक नया बूम, इंडस्ट्रियल बूम लाया जाएगा। और इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर में इकानमी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक तरह से जम्मू कश्मीर में नहर शहद की नदियां जो हैं वो बहने को जा रही हैं। और ख़ास तौर पे जो होम इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, घरेलू इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं उस पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। और इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि पूरे हिंदुस्तान का विकास भी होगा। सरकार नई स्कीमें नाफिज करने जा रही है और नाफिज करते करते सरमायाकारी और इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनके साथ जो उनको जो परेशानियाँ होती हैं उनका अजाला करने के हवाले से इक़दाम उठाने जा रही हैं। सनअती यूनिट पिछले 1 साल में इनकलाबी नौयत के इक़दाम सरकार के और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जम्मू कश्मीर में सरकार का एक प्रपोजल है। आज हमारा मुद्दा और मकसद इसी महवर के आसपास घूमने का है और इसी महवर में हम देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि कहाँ पे कमियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर को डिस्कस करें, जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी को डिस्कस करें, तो एट द कॉर्नर, किनारे पे, मुल्क के किनारे पे है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अगर कश्मीर का अपना देखा या जम्मू का भी अपना देखे तो रॉ मटेरियल अपना है नहीं, सब कुछ बाहर से लाना पड़ता है। और उसके बाद बाहर से लाते हुए ट्रांसपोर्टेशन, अब उसको जो फाइनल शेप दी जाती है, फिनिश करके जो रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर इसको हम फाइनल शेप दे के मार्केट तक पहुँचाते तो जम्मू कश्मीर में मार्केट है, सरकार इंसेंटिव्स देती है। लेकिन मार्केट के लिए सरकार क्या करी है आज के हमारे इसी प्रोग्राम में। और मेरे साथ जम्मू से ललित महाजन हैं, ये प्रेसिडेंट हैं बड़ी ब्राह्मणा जो मैन्युफैक्चरर्स यूनिट्स हैं उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और मेरे साथ शाहिद कामली साहब श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे, ये प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ कश्मीर से। ललित जी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ललित, स्वागत ललित जी आपका। जरा फिर से आपने क्या जी ललित महाजन जी। जी ललित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका। मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सरकार एक नई ग्रोथ की बात कर रही है। 1 साल में जम्मू कश्मीर में बता रही है कि 66,000 रुपीज़ पैसे की जो इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल्स हैं वो मिले हैं। और उसके साथ साथ 455 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने काम करना शुरू कर दिया है। आपसे जानना चाहेंगे, सरकार इंसेंटिव्स दे रही है, पॉलिसी सरकार की बेहतर पॉलिसी है, सिंगल विंडो स्कीम है, उसके बाद क्या सारे काम सही तौर पर इस वक्त हो रहे हैं? सर ऐसा है, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो ये जो पैकेज ऑफ इंसेंटिव जो अनाउंस किया गया है, इसमें इसके साथ का जो 28,400 करोड़ का जो पैकेज है, ये आज तक ये पैकेज हमारी स्टेट कंट्री में किसी स्टेट को नहीं देगा। मेरी आवाज आ रही है सर? नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। हेलो जी जी बताइएगा प्लीज। तो ऐसा पैकेज आज तक किसी को भी नहीं दिया गया, पर उसमें ऐसा कि थोड़ी जो इसमें इन्वेस्टर्स का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, नई इन्वेस्टमेंट आ रही है। पर जो एक सबसे बड़ा इसमें जो हम देख रहे हैं कि बॉटलनेक क्या है कि जिन लोगों को लैंड अलॉट कर दी गई
डेवलप इंडस्ट्रियल एरियाज में, उनको तो ऑलरेडी उन्होंने प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। पर सबसे बड़ा इसमें बॉटलनेक है कि इनके पास प्रपोजल आ गए हैं, इनके पास लैंड अलॉट कर दी गई है, पर लैंड जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसमें वो उनकी डेवलपमेंट ही अभी जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि कई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जिनमें अप्रोच रोड नहीं है, कई ऐसे एरिया हैं जिनमें पावर की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो रोड कनेक्टिविटी, पावर अवेलेबिलिटी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेन इंडस्ट्री के लिए चाहिए ना। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को, जहां भी हमारा फोरम में हमारी बात हुई है, हमने उनमें फोरम पे ये बात हमने उठाई है कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और उसको इंडस्ट्रियल को लैंड लीज होल्ड लैंड आप उनको जब तक लैंड नहीं देंगे तब तक वो अपना काम नहीं शुरू कर पाएंगे। और जितना डिले लैंड डेवलपमेंट में होगा उतने डिले में क्या है कि उनके प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो ओवरशूट करती जाएगी। क्योंकि जैसे जो रिक्विजिट मशीनरी के ऑर्डर प्लेस कर दिए, अगर कोई मशीनरी आज ऑर्डर प्लेस करता है 6 महीने में डिलीवरी मिलनी है, अगर उसको लैंड ही नहीं मिलेगी, जब तक उसको लैंड नहीं मिलेगी तब तक वो जीएसटी का नंबर उसको नहीं मिलेगा, जब जीएसटी का नंबर नहीं मिलेगा वो मशीनरी के ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। ललित जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। मेरे साथ शाहिद साहब हैं, शाहिद कामली श्रीनगर से मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब, सरकार कहती है, शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए, सरकार कहती है 66,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट की जो प्रपोजल है आ चुके हैं, 455 यूनिट सरकार कहती है फंक्शनल हैं। मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह हमारे साथ ललित महाजन जी जम्मू से वो कहते हैं ठीक है ये अच्छा प्रपोजल, अच्छा मूव है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं या इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो हैं वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और ये एक बड़ी हर्डल है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, पहली बड़ी हर्डल है। क्या वाकई में ये जम्मू में ही है, कश्मीर में भी है? उसके बाद मैं दूसरे मुद्दे पे आऊँगा। देखिए सनम साहब, ये सरकार को कह रही है 66,000 करोड़ है कि बहुत अच्छा है, वो भी वेलकम दिस ऑल इन्वेस्टमेंट, मगर हमारे साथ साथ पहली बात है कि पहले प्रेजेंट इंडस्ट्री का सोचना है, जो प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, प्रेजेंट इंडस्ट्री है, उसको रेनफोर्स करना है। जब तक ये नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बने हैं, सरकार ने नए इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाए हैं, अभी वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ये सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। तो हमने सरकार से भी यही कहा कि आप इंडस्ट्रियल बॉडीज के साथ आप बैठ के सलाह मशवरा करके नई इंडस्ट्री लगेगी, और जो प्रेजेंट इंडस्ट्री है इस वक्त आप उसको रेनफोर्स कर उसको चलाइए पहले पूरा, क्योंकि वो इस वक्त हजारों करोड़ रुपए उस पर लगे हैं इन्वेस्टमेंट, उसको लगाइए। क्योंकि नई, आपको ये पता है कि नई इंडस्ट्री लगती है उसमें टाइम लगता है लगने में, उसकी लैंड डेवलपमेंट, ये लैंड डेवलपमेंट रातों रात नहीं होती है, लैंड डेवलपमेंट टाइम लग जाएगा, तो उसमें बाकी इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी, बाकी तो लग ही जाएंगे। हम वेलकम करते हैं नई इंडस्ट्रियल ये इन्वेस्टमेंट, बट साथ साथ सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं, एलजी साहब इस वक्त आप बहुत इसमें लगा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए, फिर साथ में प्रेजेंट इंडस्ट्री को जहाँ ऑर्गेनाइज्ड एस्टेट्स हैं। मैं शाहिद साहब आप प्रेजेंट की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि मुझे याद है 2019 में पार्लियामेंट में सवाल उठा था इंडस्ट्रियल सेक्टर जम्मू कश्मीर का, और तब सरकार ने उस सवाल के जवाब में बताया था कि जम्मू कश्मीर में 1500 के इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं उनमें से 800 सिक यूनिट्स हो चुके हैं, यानी सिक का मतलब वो माल फंक्शनिंग हो चुकी है, काम नहीं कर पा रहे हैं। पुराने यूनिट्स काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड हुआ, बाद में बाकी चीज़ें हुई, इस कोविड के दौरान भी बहुत से यूनिट सिक हुए होंगे, ऐसा नहीं है। नए यूनिट्स के हवाले से सरकार सब्सिडी भी देती है, जनरेटर भी मुफ्त में देती है, लोन भी देती है, लेकिन मार्केट जो है इंपॉर्टेंट मार्केट है क्या इस नए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर मैं देखता हूं मुझे लगता है या तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है या टूरिज्म सेक्टर है, दो ही सेक्टर हैं जहां पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री या टूरिज्म उस सेक्टर में बिजनेस हो सकता है। तो क्या ये नए यूनिट सभी जो हैं इनके लिए सारा कुछ है होता है अवेलेबल? देखिए सर, ऐसा है, हमारा आपसे ये है कि हमने गवर्नमेंट को ये 1500 यूनिट नहीं, ये श्रीनगर में 18,500 MSME यूनिट्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 70% के यूनिट आप बंद हो गए हैं बिकॉज इशू है कि उनके पास मार्केटिंग नहीं है। कश्मीर में ऐसा होता है कि जो भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर है वो इट इज ऑलवेज
20-25% मोर देन द सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमारे इधर रोड कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, वर्किंग आवर्स कम है, बाकी चीजें आपको सारा पता है। और 2014 से जो हालात रहे हैं, तो लोगों के पास जो पैसा था बैंक में भरा, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट भरे, और इधर अगर कोई अगर यूनिट बंद हुआ, एक एंटरप्रेन्योर की वजह से नहीं बंद हुआ, यूनिट बंद हुआ कि जो हमारे फिक्स्ड चार्ज है, बिजली के, बैंक के लोन है, इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया, मगर जहाँ 9% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, जहाँ 9% या 12% लोग इंटरेस्ट भरते हैं और इंस्टॉलमेंट पे एक बड़ा अमाउंट होता है, 3% से क्या होता है, वो तो 0.25 होता है। मगर आप लोगों की जो वर्किंग कैपिटल है वो ड्रेन हो गई टुवर्ड्स पेइंग इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, जबकि फैक्ट्रियां बंद, कारखाने बंद थे, जबकि कारखानों में कोई काम हुआ, कर्फ्यू हो गया, हड़ताल हो गया, कोविड हो गया, जो भी आपको सब कोविड हो गया, हड़ताल हो गया, जो भी कर्फ्यू जो भी हो, सिचुएशन जो मतलब एक इंडस्ट्रियल यूनिट में खटाखट उसके वर्किंग कैपिटल से 30 तारीख को इंटरेस्ट भी कट इंस्टॉल, जब सब कुछ हालात ठीक हो गए, उसके पास पैसा ही नहीं रहा कुछ काम करने। मैं जरा ललित महाजन कश्मीर में, ललित जी शाहिद साहब मेरे साथ श्रीनगर से ही ये बता रहे हैं, कश्मीर में हालात की मार भी है, सियासत की मार भी है, और फिर कोविड की मार जम्मू से लेकर कश्मीर तक दोनों को रही। फिर कश्मीर में जो है रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जो फिनिश्ड मटेरियल जो आता है कहीं भी इंडस्ट्री का, वो कॉस्ट फैक्टर जो है बढ़ जाता है उसमें एज कंपेयर टू, क्योंकि रॉ मटेरियल जम्मू कश्मीर से आता नहीं है, महाराष्ट्र से आता है, गुजरात से आता है, हरियाणा से आता है, जम्मू कश्मीर का अपना। तो ये प्रॉब्लम जम्मू में भी है या सिर्फ कश्मीर के लोगों को ही है, कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर को है? और दूसरा मेरा जो सिख यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी सिक हुए हैं, उसमें तब सरकारों ने अपने कुछ लोगों को दे दिए, वो सब्सिडियां दे दी, यूनिट दे दिया, लेकिन वो फंक्शनल नहीं हुए। उन सिख यूनिट्स के हवाले से इस वक्त क्या पोजीशन है कश्मीर जम्मू में? ऐसा है जी, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा, मैं शाहिद जी के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जब से 2016 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसमें हमारे लोकल यूनिट्स को परचेज और प्राइस प्रेफरेंस था। 2019 में के बाद जब यहाँ पे यूटी बनी है, तो क्या हुआ कि अंडर दी जीएफआर के जो सेंटर के रूल एप्लीकेबल हो गए, उससे क्या हो गया कि हम लोगों का प्राइस और परचेज प्रेफरेंस जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। उससे क्या हुआ कि जो हमारे यूनिट, जम्मू के यूनिट है या कश्मीर के यूनिट है, जिनकी डिपेंडेंसी सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे थी, उनको दो तरह की मार पड़ गई। एक तो देखिए ना, जो हम लोगों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, मार्केट बिल्कुल लिमिटेड है, हम जम्मू कश्मीर से बाहर माल नहीं भेज सकते, विद इन द स्टेट हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को माल देते थे। अब जब इन्होंने ऑल ओवर इंडिया के बेस पे ओपन टेंडरिंग कर दिया, सब कुछ ओपन कर दिया, उससे क्या हुआ कि जिन लोगों के पास सरप्लस कैपेसिटी है आउटसाइड द स्टेट, वो लोग हमारे कंपटीशन में वो अपना मटेरियल यहाँ पे सेल कर रहे हैं, हमारे यूनिटों को प्रेफरेंस भी खत्म कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद हमने इनको ये भी बोला कि चलो आप उनको परचेज प्रेफरेंस दीजिए, जो आपको लैंडेड कॉस्ट बाहर से आ रही है उसके ऊपर आप हमारे पे ऑर्डर प्लेस कीजिए। लोकल यूनिट के सबके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पर उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। आज की डेट में क्या हो रहा है कि सारी की सारी जो परचेज है वो टेंडरिंग बेस पे क्या। अच्छा, एक और इसमें बड़ा एक उन्होंने एंटर कर दिया कि जितने टेंडर हो रहे हैं सारे टेंडर टर्म की बेस पे कर दिए। टर्म की बेस पे कॉन्ट्रैक्टर की मर्जी है, वो हमारे से मटेरियल लेगा या बाहर से लेगा कॉन्ट्रैक्टर। हमने इनको रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि आप टेंडर को डिवाइड कर दीजिए, जो मटेरियल सप्लाई का है वो हमारे यूनिटों से लीजिए, जो यूनिट जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए। हम लोग ये भी कहते हैं कि चलो जो लैंडेड कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर हम देने को तैयार बैठे हैं, हमारे यूनिटों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यूनिट चल पड़ेंगे। आज प्रायर टू 2019 हमारे पास जो है कम से कम 5 लाख लोगों को हमने इंडस्ट्री में डायरेक्ट हमने एम्प्लॉयमेंट दे रखी थी। आज की डेट में जो डाटा है मेरे ख्याल से, जैसे मैं शाहिद जी से भी एग्री करता हूँ, जम्मू में भी कहता हूँ कि देखिए नई इन्वेस्टमेंट हम वेलकम करते हैं, पर ये ना एट द कॉस्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। अगर आप पुराने इन्वेस्टमेंट को, पुराने यूनिट को, वर्किंग यूनिट को आप इग्नोर कर देंगे तो वो किस तरह पुराने जो यूनिट्स है सबसे इंपॉर्टेंट है पुराने यूनिट्स में। मैं एक बार मैंने स्टोरी की थी, मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, मुझे लगा तब पॉलिटिशियंस ने बहुत से अपने रिलेटिव्स को सब्सिडी दिया, यूनिट दिया है, सब्सिडी खा ली, यूनिट सिंक कर लिया।
उसको वो कर डिफंग कर दिया। आज उसको रिवाइवल कर दिए, दोबारा क्या उसको दोबारा सब्सिडी उसी को वो सब कुछ करना पड़ेगा? क्या ऐसा चाहते हैं आप? नहीं जी नहीं, उसमें देखिए हम उनकी बात नहीं, हम ऐसा ना यूनिट का एक अलग मुद्दा है उनकी, पहले गवर्नमेंट को देखना चाहिए। शाहिद जी ने बोला कि 2014 के बाद हालात ऐसे बने हैं, उस हालात में जो यूनिट सिक हो गए उनको रिहेबिलिटेशन किया जाए, उनको उनके लोन की रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, एनपीए अकाउंट से बाहर निकालिए और उनको लिबरल बना दिया। हम तो जो यूनिट अभी चल रहे थे 2019 तक, वो यूनिट भी बंद होने के कगार पे 2019 तक यूनिट शाहिद साहब के पास, शाहिद साहब कामली साहब, शाहिद साहब के पास, शाहिद साहब एक बड़ी अचीवमेंट सरकार दावा करती है, 66,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है, उस सारे के बीच में हम यूनिट्स की बात बाद में करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट जो है, जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स को मार्केट कहां से मिल रहा है? क्या हमारे पास टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अलावा कोई और सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसे हम कहेंगे वो हो सकती है? अगर हो सकती है तो उसके लिए मार्केट के लिए सरकार की कोई स्कीम है, मार्केट इंटरवेंशन कहीं पे है? देखिए सनम साहब, इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं यहाँ। इंडस्ट्रियल एरिया वो होता है जहां आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल जी, क्योंकि JNK में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है नहीं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का सोचा JNK में, तो उन्होंने पहले इधर एक कॉर्पोरेशन बनाई जिसका नाम था सीकॉप। वो सीकॉप उसका नाम रखा है रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। वो सिर्फ वो कारखानादारों को, उनको पता था इधर फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, क्योंकि इधर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हाई है। बाकी अब इसमें कॉस्ट इक्वलाइजर्स लगाए थे गवर्नमेंट ने। इसमें उन्होंने कहा था सारा गवर्नमेंट का जो प्रोडक्शन था वो सीकॉप खरीदेगा, सीकॉप ही मार्केट करेगा। अब सीकॉप ही बंद हो गए। इधर से हमारे पास ये था, टोल टैक्स था, एंट्री टैक्स एग्जम्पशन था। तो ये चीजें कॉस्ट इक्वलाइजर्स आते थे जिस चीज से हम कम्पीट कर पाते थे बाकी, वो टेंडर्स में भी पार्टिसिपेट करते। अब जब वो कॉस्ट इक्वलाइजर खत्म हो गए तो आपको पता है बाहर जो दिल्ली में जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके पास जब कारखाना 18 घंटा 19 घंटा चलता है, इधर 7-8 घंटा कारखाने चलते हैं। तो वो आपको ये हम बोली है कि मोर द प्रोडक्ट्स लेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आपका काम सुबह तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आप तो कंपेटिबल ही नहीं मार्केट में। अब जब से जेम पोर्टल आ गए तो जेम पोर्टल में हम कर पाते। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट को ये चीज रखनी चाहिए जिस चीज से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में जहाँ हजारों इन्वेस्ट है, लाखों एम्प्लॉय कर रहे हैं, हम किन हालातों में उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, किन हालातों में उनको तनख्वाह दे रहे हैं, ये हमारे को ही पता है। इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा पेनफुल तैयार कारखानेदार से जो पेन वो दे रहा है उससे ज्यादा पेन इसके। इसमें सरकार से हमने LG साहब से रिक्वेस्ट कर आपके माध्यम से इंडस्ट्री के साथ एक मीटिंग कर लीजिए जिससे आपको ये पता चले कि ये क्यों बार बार रो रहे हैं, ये रोने ये केयर मैनेजमेंट में क्या इनको करें, क्या इनकी मार्केटिंग करें। हम कहते हैं कि साहब हम तो आप ही के हैं, आप ही ने हमको जमीन इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लगाई के साथ, मगर जब कारखाना बंद होता है इधर से बैंक कह रहा है ये हो गए, स्टिग्मा लगता है उसका। लोगों ने घर से पैसा उतार के बैंकों को इंटरेस्ट दिया, लोन दिया, फिर कारखाने बंद हो गए। आइडल लेबर कहाँ से, आइडल इंडस्ट्री कैसे पैसा कमाएगी? इधर आइडल इंडस्ट्री कैसे? हम बहुत वेलकम करते हैं। मैं आप कह रहे हो 60,000 करोड़, मैं कहता हूँ मतलब 1 लाख करोड़ आना चाहिए इन्वेस्टमेंट, 2 लाख करोड़ आना चाहिए इन्वेस्टमेंट। जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उतना GDP बढ़ेगा। मगर पहली एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को भी मेहरबानी करके कुछ मदद कर दीजिए। अगर कोई इंडस्ट्री हम पहले उनकी बात कर रहे हैं जो हैं कहीं पे और उनको अब थोड़ा सा बूस्ट की जरूरत है, उनको ज्यादा धक्के की जरूरत है, पुश की जरूरत है। हमने सरकार को बहुत सारी बार कहा, बहुत सारी जगहों पे कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ये इंडस्ट्रियल इंटरवेंशन है 28,400 करोड़ का, उसमें आपको आप 30% 40% आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को दीजिए जो इस वक्त बहुत पेन में है। 2000 क्या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो इस वक्त है उसको किस तरह की सपोर्ट चाहिए, पुश कौन सा चाहिए उसको? क्या उसको मैन पावर तो है आपके पास?
नहीं, हम आपको ये कह रहे हैं जो आपकी नई इंडस्ट्री लगेगी, अगर आप एनविसेज करते हो उसमें 3 लाख लोग लगेंगे, 4 लाख लोग लगेंगे नई एम्प्लॉयमेंट, हम आपको आपके माध्यम से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ 30% प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पैकेज में 30% आप 28,000 करोड़ में से आप 5,000 करोड़ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को प्रोविजन कर दीजिए बाई वे ऑफ इंसेंटिवाइजिंग बाई वे ऑफ इंटरेस्ट और जीएसटी और कुछ कर दीजिए, उससे हम आपको अगर एक कारखाने में 3 लोग लगेंगे, कम से कम हम आपको इंस्टेंट 3-4 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट इंस्टेंट 2 महीने में 3 महीने में करके देंगे। जो आप नई इंडस्ट्री का वेट करेंगे 4 साल 5 साल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, हम आपको 3-4 महीने में करके 3-4 महीने में ये जनरेशन हो सकती है। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, मैं आपके पॉइंट के साथ। जिस कारखाने में 10 लोग बैठे हैं उसमें 2 लोग ऐड करने, जिस कारखाने में 100 लोग बैठे हैं उसमें 20 लोग ऐड करने। अगर आप एक्सिस्टिंग इंडस्ट्री को थोड़ा आप फैसिलिटेट करें, सरकार हमारे साथ बैठे, इंडस्ट्री के साथ बैठे, खुले दिल से बैठे कि हमने इनको सुनना है, दर्द इनका सुनना है, और एक कमेटी बन के एक फुल प्रूफ प्लान बना है। हम नहीं कहते कि जो क्रॉनिक बंदा है जिसने सब कुछ खाया है, क्रॉनिक बंदे की साथ हम नहीं, हम कहते हैं जो जेन्युइन यूनिट्स हैं, जो बेचारे काम करना चाहते हैं, जिन्होंने पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको आप फैसिलिटेट कर दीजिए। जहां आपने 28,500 करोड़ रुपए नई इंडस्ट्री के लिए रखा है, आप उसी में से 5,000 करोड़ प्रेजेंट इंडस्ट्री के लिए रख दीजिए 2 साल 2.5 साल के लिए, ताकि वो पीछे जो 5 साल का ट्रॉमा है उसका 6 साल का ट्रॉमा में से निकल के आप देखिए दे विल क्रिएट, दे आर ऑलरेडी सक्सेस स्टोरीज। मैं सक्सेस स्टोरीज पे भी आऊंगा। ललित जी मेरा वेट करें। ललित जी, सक्सेस स्टोरीज की अगर बात की जाए, सरकार कहती है जी बड़ा इनकलाब आएगा। साफ जाहिर है अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ ही जाता है तो कहीं न कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, हमारा मार्केट जो है वो बढ़ेगा, तो एक इनकलाब आ सकता है। दुनिया में इसी तरह से इनकलाब आते हैं, दुनिया में इसी तरह से रिवोल्यूशन आते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो पास्ट हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लेके, चाहे वो जम्मू का प्रांत हो या कश्मीर का हो। जम्मू में भी हमने देखा सब्सिडीज़ खाई, बाकी बैठे रहे। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में राइट नाउ जो हमारे जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। एक तो नई इंडस्ट्रियल सेक्टर तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास है ऑलरेडी, जिनका पास हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रो नहीं करें। किस तरह का पुश चाहिए इन इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ताकि, लेकिन वहाँ से भी काउंटर गारंटी चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर से, ताकि इस सिस्टम को ठीक किया जा सके। अच्छा जी, मैं इसमें एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो जैसे शाहिद जी ने बोला कि नए पैकेज और इंसेंटिव सेंटर पैकेज में क्या है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को सिर्फ इंटरेस्ट का जो है इंटरेस्ट सबवेंशन में 20 लाख रुपए साल का मिलना है, और एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी उनको देनी है उन्होंने एक सब्सटेंशियल एक्सपेंशन पे। पर मेनली जो मेन बेनिफिट जीएसटी का बेनिफिट है। अब देखिए ना, आज एक नई इंडस्ट्री आती है, उसको आपने 100% जीएसटी की रिइंबर्समेंट करने हैं, और जो पुरानी इंडस्ट्री जो अगर कोई सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करेगा या जो एग्जिस्टिंग को चलाएगा, उसको एग्जिस्टिंग वाले को 9% का जो कैश डिपॉजिट के ऊपर रिइंबर्समेंट है, और अगर वो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करता है तो उसके ऊपर उसको कोई इंसेंटिव नहीं है जीएसटी का। आज एक नया यूनिट अगर आ जाता है और पुराने यूनिट को इंसेंटिव नहीं है, नए को इंसेंटिव है, तो आपस में कंपटीशन हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज नीड ऑफ द आवर है, आपके माध्यम से हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं कि नई जो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन में जाता है तो नई 25 एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, नई मशीनरी लगाएगा, तो उसमें उसको आप जीएसटी का जो इंसेंटिव है, जीएसटी की रिइंबर्समेंट का इंसेंटिव उसको भी दे दीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि उसको एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। दूसरी चीज क्या है, आपने बात की, हम इस टाइम एक कॉर्नर में बैठे हैं कंट्री के, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, हमारी मार्केटिंग इज कन्फाइंड ओनली टू जम्मू एंड कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर के बाहर हमने मार्केट एक्सप्लोर करनी है तो हम लोगों को यहाँ से आप एग्जिस्टिंग यूनिट को एटलीस्ट फ्रेश सब्सिडी दे दीजिए। हम लोग हमें कुछ बेनिफिट, हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ हमारे पास लेबर कंपोनेंट है ना ललित जी, अगर देश के दूसरे हिस्सों में दूसरी फैसिलिटीज है, लेकिन हमारे पास लेबर कंपोनेंट है, वो बड़ा फायदा हमारे लिए। और फ्रेश सब्सिडी दीजिए ललित जी, तो हम लोग उसमें सर्वाइव कर सकते हैं।
देखिए ललित जी, अगर हम देश में कंपटीशन की बात करें, अगर देश के दूसरे हिस्सों में उनको कुछ फायदे हैं, कुछ उनके पास कुछ इंसेंटिव्स हैं, तो जम्मू कश्मीर में लेबर कंपोनेंट बड़ा इशू है, बड़ा फायदा है, क्योंकि हमारे पास वो लेबर कॉस्ट नहीं है जो देश के दूसरे हिस्सों में है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बराबरी कर लेती है, लेकिन हम कंपीट नहीं कर पा रहे। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है देश की दूसरी बड़ी कंपनी के साथ कंपीट नहीं कर पा रहा है। जी सर, यही तो रीजन है मेरी बात। जैसे शाहिद जी ने बोला, हमारा रॉ मटेरियल सारा बाहर से आएगा, फ्रेट कॉस्ट पड़ेगा, हम बना के बाहर बेचेंगे, फ्रेट कॉस्ट पड़ेगा। अगर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है, तो आप बताइए ना हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। आज एक नया लगेगा, उसको आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 100% जीएसटी की रिइंबर्समेंट दे दी है, ऑन एन एवरेज 18% उसकी उसको जो इंसेंटिव मिल रहा है, हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट को वो इंसेंटिव जो मिल रहा है सिर्फ वो 4 से 5% मिल रहा है, क्योंकि हमको सिर्फ कैश जमा कराने का मिल रहा है, उनको ग्रॉस जीएसटी मिल रहा है। तो एक तो हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। जो बाहर के लोग बैठे हैं जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो हमारी नेबरिंग स्टेट पंजाब दिल्ली में बैठे हैं, बताइए ना, उन लोगों के पास पूरी कंट्री की मार्केट है, हमारे पास मार्केट ही नहीं है। आप हमारे को रोड फ्रेट का इंसेंटिव दीजिए, हम कंट्री के हर हिस्से में मार्केट करके दिखाएंगे, पर अदरवाइज कम्पीट हम कैसे करेंगे आप बताइए। कंपीट करना थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के, लेकिन ये एक बड़ा बहुत बड़ा मैं एक सवाल लास्ट कमेंट के लिए मैं शाहिद साहब के पास जाना चाहूँगा। शाहिद साहब, जम्मू कश्मीर की जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही थी तो ये मुद्दे जो हैं उस वक्त सरकार के साथ उठाए गए थे, या सरकार को ने आपके साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ कोई बात ही नहीं की? हमारे से पहले पूछा ही नहीं गया, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी हमसे तो पूछा नहीं गया। बहुत पहले हमने अपने पॉइंट्स दिए थे कि ये चीजें होनी चाहिए जब हमने सुना था, बट आई डोंट थिंक उनमें से कोई पॉइंट उसमें एनविसेज किया गया। इस वक्त ऐसा हुआ कि अगर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे कोई यूनिट लग रहा है, उसी के साथ पुराना यूनिट लगा है साथ में, वो आपस में ही कम्पीट नहीं कर पाते। नया यूनिट इज अ सेट टू द ओल्ड यूनिट। चलिए ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद कामली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों ने मुझसे ज्वाइन किया। हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं। अफसोस की बात है, कोई भी बात जो है वो मशवरे से हो सकती है। कोई भी स्टेट जो है, डेमोक्रेसी इसी का नाम है कि सब मिलकर मशवरा करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और फिर आगे बढ़ें, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बहुत से जो ट्रेडर्स हैं, कहना है कि सरकार ने जब पॉलिसी लाई तो इग्नोर किया बहुत से बड़े सेक्टर को। उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि कंसल्टेशन नहीं की गई, और इस कंसल्टेशन में सबसे बड़ी बात कि जो हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनका आउटकम उतना नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। अब दिल्ली, हरियाणा, दूसरी रियासतों में कोई इंडस्ट्री लगाता है तो ग्रो कर जाता है फास्ट लेवल पे, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो पीछे ही चला जाता है, आगे बढ़ता नहीं है। अब नया जो है 66,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल्स आए हैं उस पर खुशाइन ख़त्म है, ब्यूटीफुल विजन है। उसी विजन के साथ साथ कहीं न कहीं पुराने नए सब मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो एक नई मंजिल मिल सकती है। लेकिन सरकार को भी ये दिखाना है, थोड़ी सी लचक लानी है, और एक चीज़ और करना है, वो देखना है कि सब्सिडी वाला सिस्टम तो नहीं है, क्योंकि आज भी सब्सिडी के पे बहुत से लोगों की नज़र होगी। तो चलिए, हमारा आज के मुद्दे से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।